और अब आज का मुद्दा का मेगा एपिसोड। क्या आप पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं? आप कह सकते हैं कि ऐसी फिल्में बहुत देखी हैं, कहानियां और किस्से बहुत सुने हैं, लेकिन आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक अनोखी कहानी जिसमें दावा करने वाले शख्स का कहना है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। दिल्ली के रहने वाले इस शख्स का दावा कितना सच्चा है, इसकी पड़ताल भी हमने की है। क्या सामने आया ये भी आपको बताएंगे और इस कहानी को धर्म और विज्ञान की कसौटी पर भी परखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। पानी की बड़ी सी बाम्बी में एक शख्स डूब रहा है। उसने बचने की बहुत कोशिश की, मगर इसी दौरान उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया और उसकी जान पर बना ली। काफी जद्दोजहद के बाद लोगों ने उसे पानी से निकाला और घर लेकर आए। रात भर कोशिश की, मगर पानी में डूबने वाले कुशल पाल सिंह चौहान की जान नहीं बचाई जा सकी। ये हैं प्रमोद शर्मा। डीटीसी में ड्राइवर हैं। उम्र तकरीबन 50 साल। ये दिल्ली के शाहदरा इलाके में रहने वाले हैं और इनका दावा है कि मैनपुरी में 50 साल पहले डूबकर मरने वाले शख्स ये ही थे। यानी प्रमोद शर्मा का दावा है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है और पिछले जन्म में वो ही कुशल पाल सिंह चौहान थे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के रहने वाले कुशल पाल सिंह और शाहदरा के प्रमोद शर्मा की। पुनर्जन्म का मेरा नाम था ठाकुर कुशल पाल सिंह चौहान। मैं तहसील में जॉब करता था। तहसील से जॉब करके आ रहा था, मुझे मिर्गी दौड़ा आता था। मैं बम्बई में गिर गया, एक्सपायर हो गया। रात भर मेरे भाइयों ने फिर मुझे निकाला उस पानी से। ये गूंगी थी वहाँ, गूंगी ने बताया कि ठाकुर साहब गिर गए पानी में। हमारे जिम्मेदारी का घर था, बहुत बड़ी गढ़ी बनी हुई है। वो घर भी नहीं, बहुत बड़ी गढ़ी बनी हुई थी। 13 परिवार रहते थे उसके अंदर। प्रमोद शर्मा का दावा है कि 1966 में डूबने से उनकी मौत हुई थी और तब उनका नाम कुशल पाल सिंह था और वो जमींदार परिवार के थे। प्रमोद शर्मा का दावा है कि कुशल पाल के रूप में मौत के बाद वो अपने एक करीबी के यहाँ ही पैदा हुए। फिर यहाँ पंडित जी के घर में इनके यहाँ जन्म ले लिया मैंने। ये मेरे बहुत तगड़े परम दोस्त थे। ये जो मेरे पिताजी हो गए अब, जहाँ मैंने जन्म लिया था वहाँ से मरने के बाद, तो ये मेरे मित्र थे। वहाँ से मैं एक्सपायर हुआ, इनके घर में मैंने जन्म लिया। प्रमोद शर्मा के मुताबिक जब वो 3 साल के हुए तो उन्हें अपना पिछला जन्म याद आया और वो अपने घर मैनपुरी जाने की जिद करने लगे। मैंने एक कील गाड़ना चालू कर दिया ज़मीन में, उसके ऊपर गिलास टांग लेता था मैं। गिलास, उसमें आवाज़ आती थी टन टन की। तो हमारी जो बड़ी दीदी हैं चंद्रकांता जी, वो कहती हैं प्रमोद क्या कर रहे हो ये? तो मैं कहता था कि मेरी कोठी बनी हुई है, लाल मकान बना हुआ है, उसमें मेरा रेडियो रह गया है। मैं ठाकुर कुशलपाल सिंह हूँ, बहन जी मैं मर गया था वहाँ और मैंने यहाँ जन्म ले लिया, मेरे घर पहुँचाओ। पुनर्जन्म की कहानी पर यूं ही कोई यकीन नहीं करता। उसी तरह से प्रमोद के परिवार वालों ने भी यकीन नहीं किया। बच्चों को समझाने बुझाने की कोशिश की गई, मगर मान मनव्वल इतना आसान नहीं। बच्चों की जिद बढ़ने के बाद आखिरकार परिवार वालों ने प्रमोद को मैनपुरी ले जाने का फैसला किया और मैनपुरी जाकर जो बातें प्रमोद ने कुशल पाल के परिवार को बताई, उसने सबको हैरान कर दिया। मैनपुरी से आशुतोष के साथ दिल्ली से दीपक बिस्क, IBN 7।
पुनर्जन्म की इस अद्भुत कहानी पर हम बातचीत करेंगे। दरअसल इस कहानी का एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि इनका पुराना परिवार अब इन्हें पिता के रूप में स्वीकार कर चुका है। जितनी भी परंपराएं होती हैं घर परिवार के, एक पिता के तौर पर इन्होंने पूरी की है। विस्तार से इस बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन जब भी पुनर्जन्म की बात होती है कई सवाल खड़े हो जाते हैं इस पर विश्वास को लेकर। इसीलिए इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ और बाहर से भी कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम इस अद्भुत कहानी पर बातचीत करेंगे। एच.एस. रावत मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने धर्म उपदेशक हैं। धर्म प्रचारक जे.के. बेनीवाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। धर्माचार्य कृष्णा शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। जाने माने ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी मेरे साथ मौजूद हैं और जाने माने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन कुमार भी मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोनॉमर सी.बी. देवगन साहब भी जुड़ रहे हैं, जो तर्कशास्त्री भी हैं। पंजाब के तर्कशील सोसाइटी के मानसिक चेतना विभाग के सतनाम दाऊ साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। और इसके अलावा मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट गाजियाबाद से उस परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, यानी कि जिनकी कहानी आप देख रहे हैं और ये रिपोर्ट पूरी आपके सामने रखी है दीपक ने, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। जो पहला परिवार था प्रमोद जी का जब वो कुशलपाल हुआ करते थे, वहां से मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं मैनपुरी से। और हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं दीपक आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि इस परिवार की ये कहानी सबको चौंकाने वाली है। इतने सालों से ये सब कुछ चल रहा था, क्या इसके बाद में, जैसा मैंने अभी एक दिलचस्प पहलू बताया कि अब प्रमोद शर्मा को मैनपुरी में कुशलपाल के तौर पर ही स्वीकार कर लिया गया है? जी बिल्कुल, प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं क्योंकि उनका जो पुराना इतिहास रहा है, जो कहा जाए पुनर्जन्म का, तो वो काफ़ी दिलचस्प है। इस वक्त खुद प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं, उनका पूरा परिवार हमारे साथ है। मैं उनसे ही सीधे रूबरू कराऊंगा अपने दर्शकों को। प्रमोद जी, ये बताइए, जो आपका पुनर्जन्म का इतिहास था और बचपन में जब शुरुआत हुई थी, उस वक्त का बचपन बताइए, कैसा रहा था आपको? क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आती थी, क्या क्या चीज़ें, नए विचार आते थे, अपने परिवार से किस तरह से बात करते? पहले जो मेरा जीवन था, वो जीवन तो मेरा समाप्त ही हो चुका था। उसके बाद जब मैंने अपना ये शरीर दोबारा से रूप धारण करा इंसान का, तब की मैं अपनी जो भी है वो कहानी अपनी बताता हूँ आपको। मैं सरकारी जॉब करता था तहसील के अंदर। किसानों से उगाई आपाती सिंचाई का पैसा वसूल करके तहसील में जमा किया जाता था। मैं उस पैसे को जमा करके अपने घर वापस आ रहा था, सर्विस करके ऑफिस में पैसा जमा करने के बाद जब मैं घर आ रहा था, तो जब घर आया, घर के बराबर में एक बम्बा नहर थी जिसमें पानी चलता था। उस पानी से ही लोग सिंचाई किया करते थे खेतों की। तो हमें दौड़ा आया करता था, मिर्गी दौड़ा आता था। मुझे जब दौड़ा आया तो मैं उस पानी के अंदर गिर गया। पानी के अंदर गिर जाने के बाद मैं साइकिल पर सवार था। जब मैं गिर गया, मुझे होश नहीं रहा। एक गूंगी वहाँ खड़ी हुई थी, लेडीज़ गूंगी खड़ी हुई थी। उन्होंने अपने पति को इशारा दिया कि ठाकुर साहब पानी के अंदर गिर गए। तो उन्होंने देखा कि ठाकुर साहब आ रहे थे साइकिल पे और ठाकुर साहब गायब हो गए, जिसका मतलब ये मेरी घरवाली इनके लिए संकेत कर रही है कि ठाकुर साहब पानी के अंदर गिर गए। उन्होंने समझ लिया कि ठाकुर साहब पानी के अंदर गिर गए। उन्होंने गांव वालों को बताया, मेरे घर वालों को इतला दी, सूचना दी। मेरे घर वाले व अन्य गांव के लोग उस नहर के किनारे से गए, हमें ढूंढा। तो साइकिल तो मेरी बरकरार उसी पानी के अंदर जहाँ गिरी थी, जहाँ मैं गिरा था, साइकिल मेरी वहीं मुस्तैद पाई। मैं बह के बहुत काफ़ी आगे तक, मेरी बॉडी जो थी, मैं काफ़ी आगे तक बह गया। और दूसरे गांव के जो लोग थे उन्होंने उसकी नाकाबंदी कर दी बम्बे की। बहरहाल हमें निकाल लिया गया वहाँ से, हम होश नहीं था। फिर मुझे अपने गांव ले आया गया, पुराने वाले गांव, वहीं ले आया गया। वहीं बाहर बाग था कोठी के बराबर में, वहीं रख लिया गया। धीरे धीरे रात होने लगी, शाम का टाइम था। जब रात होने लगी, धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगे, तो काफ़ी रात बीतने के बाद मेरा देहांत हो गया। जब मेरा देहांत हो गया, देहांत के पश्चात फिर मैंने यहाँ पंडित जी के घर में जन्म ले लिया। ये पंडित जी मेरे, ये मास्टर साहब श्री भागीरथ शर्मा जी मेरे मित्र थे, बहुत ज़्यादा ही मित्र थे।
मतलब कुशलपाल के दौर के कुशलपाल सिंह के, ठाकुर कुशलपाल सिंह चौहान के, ये श्री क्या भागीरथ आप मास्टर पूछना जी, चाह रहे हैं? पंडित जी बहुत परम दोस्त थे। मैं इनके यहाँ आता जाता था, खाना तक खाता था। दीपक कुछ मतलब पूछना चाह रहे हैं बैठना उठना, रावत मेरा साहब? सारा ही कुछ था इनके पास। एक बचपन में। दीपक जी, मैं इनसे जी, जी, कुशलपाल जी। से ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये एक्सपायर हुए जी, और एक्सपायर होने से जन्म लेने के बीच में इनको कोई याददाश्त है क्या? इनकी आत्मा घूमती रही या फिर इनको सीधा पुनर्जन्म ही याद आया? आप जब हमारे पंडित जी वहाँ पर काफ़ी ज्ञानी जी, लोग बैठे हुए हैं, तो वो ये पूछना चाहते हैं कि जब आपके मौत हुई थी तो उस वक्त और इस वक्त के बीच में आपको कितना क्या क्या चीज़ें याद आई हैं, किस तरह की चीज़ें याद आई हैं आपको? कुछ नहीं, अपनी सांसारिक बातें याद आती हैं, अपना घर नहीं परिवार याद दीपक, वो आता है, प्रश्न अपने ये बच्चे पूछ याद रहे आते हैं कि मरने, उनके लोग भी देहांत याद के आते बाद हैं। से अब जैसे लेकर किसी से पुनर्जन्म मेरी के मुलाकात बीच थी, का कोई ऐसा वो लोग समय भी उनको याद याद आते है? देहांत के बाद और पैदा होने से पहले वो कहाँ थे? 6 महीने का जो समय था, उसके आपके बारे जो में कुछ? देहांत, ये पूछा जा रहा है कि आपके देहांत के समय और उस जन्म लेने के पहले के बीच का जो दरमियान जो समय बीता गया था, 6 महीने का आपने बताया था, उस दरमियान आप कहाँ थे? क्योंकि आपकी मौत भी हो चुकी थी, आपका जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन उस बीच का समय जो आप बता रहे हैं वो उस दौर का आप बताइए कुछ। नहीं, मेरी यहाँ डेथ हुई, मैंने वहाँ जन्म लिया। हाँ, इतना जरूर है कि जिस टाइम मुझे रुई की फाइलों में बंद रखा कुशलपाल गया आपको नहीं पानी सुन से पा रहे निकालने के हैं? बाद, कुशलपाल जी नहीं सुन पाएंगे। तो उस क्या टाइम प्रमोद जी? कुछ क्षण के लिए मुझे ऊपर भेजा गया। ये बताया जा रहा है। हाँ, प्रमोद, दीपक जी, मैं आपको बता दूं, ये केवल कहानी है। पुनर्जन्म होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इस प्रकार से कि इस शरीर को त्यागा और थोड़े समय भटक करके आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है, यह बात भी सत्य है। लेकिन वो पशु पक्षी और जो अबोध जीव जंतु हैं उनके साथ है। मनुष्य की मृत्यु होने के बाद वो ऐसा एकदम जाकर के दूसरी जगह जन्म नहीं लेता है। अपने अनंत जो जीवन के अच्छे और बुरे कर्म हैं उनका फल भोगने के बाद 33 कोटि जो 84 लाख जोनियां हैं उनमें भ्रमण करने के बाद वो ऐसा जा नहीं है, करके मैं बता आकर देता के हूँ। दूसरा शास्त्री शरीर धारण शास्त्री जी करता है। सुनिए, ऐसा है, इस शरीर को छोड़कर मैं दूसरा बताना शरीर हूँ, धारण करना है केवल मैं बता पशु देता हूँ, पक्षी आप आदि के आप लिए गलत होता है। गलत मत बताइए शास्त्री जी। हमारे यहाँ पर 8 प्रकार से सिद्धांत है पुनर्जन्म का। इसके अंदर कुछ देव आत्माएं होती हैं जो भगवान के कहने से आती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनके पाप बढ़ जाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बदला चुकाने के लिए, और कुछ अकस्मात मृत्यु होती है, और कुछ धारणा धर के जन्म लेती हैं, जैसे ऋषि पारस जिन्हें 10 जन्म लिए थे। इसलिए वो सिद्धांत आपका लागू नहीं होता शास्त्री जी। लेकिन ये ऋषि पराशर तो नहीं है ना, ऋषि नहीं है, लेकिन मनुष्य इतने योनि में बड़े इनको तपस्वी जन्म भी तो हुआ नहीं है, है कि इन्होंने बहुत बड़ा तप इनका किया है मनुष्य और योनि में जन्म साधना हुआ बीच में है। टूट लेकिन गई। आप उस सिद्धांत को साधना गलत को घोषित लेकर मत के करिए ना। इन्होंने पूरा उस जो साधना हिंदू को धर्म का पुनः धारण सिद्धांत करने है, के लिए मैंने उनसे सिर्फ जिन्होंने ये जन्म पूछा लिया, था कि ऐसा भी नहीं है। पिछले एपिसोड में एक लड़के ने बताया था कि मेरी मृत्यु के बाद मैं 12 दिन तक नीम के पेड़ पे था, उसके बाद मैं देखता रहा। मैंने इसलिए पूछा इनसे कि आपको कोई इस 6 महीने की याददाश्त है या नहीं है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, पुनर्जन्म है ये हम मानते हैं। नहीं, पुनर्जन्म को तो कोई नहीं ठुकरा रहा है, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन ये जो जिस प्रकार ठीक की है, आप इस कहानी- पर्टिकुलर नहीं, नहीं, जो केस के कहानी बारे में बना ये रही कह है, रहे कहानी केवल चलिए, गढ़ंत कहानी है। ठीक है, ये एक धार्मिक पहलू हो गया, और धर्मशास्त्र क्या कहते हैं उसके ज्ञाता ये लोग हैं, तो उन्होंने उस आधार पर ये बात रखी। लेकिन डॉक्टर नवीन कुमार, इस कहानी के बारे में आप क्या कहेंगे? साइकोलॉजी इस पर क्या कहती है? साइकोलॉजी तिवारी जी इसमें यह कहता है कि पुनर्जन्म की बात बहुत सारे परिस्थितियों में सामने उभर कर आई है। जैसे स्टीवेंसन नाम के एक रिसर्चर हैं जिन्होंने 2500 से ज़्यादा ऐसे केसेस के बारे में बात की है जहां पुनर्जन्म के केसेस को दर्शाया, परंतु उसका प्रोसेस कैसे होता है कि किस तरह से पुनर्जन्म होता है, इस पे साइंस गॉन है। लेकिन कभी कभी साइंस की भी एक अपनी लिमिटेशन होती है, कुछ नई चीज़ें जो उनको पता नहीं ये है। बहुत दिलचस्प पहलू है। आपकी बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं सीबी देवगन साहब को भी अब बीच में चर्चा में लाना चाहूंगा। देवगन साहब, आप सिरे से खारिज करते हैं इस सिद्धांत को, जबकि नवीन कुमार जी और कुछ रेफरेंसेस भी दे रहे हैं, और हमने देखा है कि ऐसा है कि जी देखिए, रेफरेंसेस वो स्टीवेंसन की बार बार लोग देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उन्होंने 2500 केस किए हैं, उसमें से कितने ट्रू हुए हैं। दूसरी बात ये, जितने भी हम लोगों ने पहले प्रोग्राम किए हैं या अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें हमेशा ये पाया गया है कि जो है
बच्चा जो होता है उसको शुरू में याद रहता है, बाद में उसको नहीं याद रहता है। ये अजीब सा केस है कि 50 साल के बाद कोई उठ के कह रहा है कि मेरा बाद में भी याद रहता है। देखिए दूसरा ये है कि अगर मेरी बात सुनिए पहले, अरे सर मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए। राजा महाराजा को भूल जाइए। अगर उसका अगर मैं आज कहता हूँ, आज मैं कहता हूँ नहीं थे, हमारे पास नए रेफरेंसेस हैं, मैं आज बोलता हूँ मैं नरेंद्र मोदी का लड़का हूँ, तो क्या लोग मान लेंगे? क्या बात करते हैं आप? जब 50 साल का एक आदमी कह रहा है मेरा पुनर्जन्म हुआ है और ये बता रहा है कि मैं मरा और मेरे गांव में लोगों ने जाके इत्तला करी, उसने खुद आत्मा ने जाके क्यों नहीं बोला वहां पे कि मैं मर गया हूँ? ये कोई बकवास है, इसके पीछे कोई सिद्धांत नहीं है। बिना बैटरी के मोबाइल नहीं बोलता। नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नवीन जी आपके एक मिनट नवीन जी, तो ये पुनर्जन्म रेडियो ट्रांजिस्टर मोबाइल सेट कंप्यूटर चाहिए, कोई बकवास है। जब तक शरीर नहीं होगा, जब तक नहीं। नवीन जी की बात पर उन्होंने बोला, सबको छोड़ दो। देवगन साहब, डॉक्टर नवीन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। नवीन जी, डॉक्टर नवीन आपकी बात करने दीजिए। देवगन जी दूसरे लोग मेरे से बात कर रहे थे, मैं किसी की बात नहीं कर रहा था। आपने आप मेरी बात सुनिए। एक मिनट देवगन साहब, कह रहा हूँ एक मिनट सीबी देवगन साहब, सीबी देवगन साहब, एक बार सीबी देवगन साहब, 50 साल का आदमी, सीबी देवगन साहब, एक मिनट, ये डिबेट का तरीका नहीं। एक मिनट का लड़का हूँ, मैं माफी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, एक मिनट रुक जाइए देवगन साहब, ये डिबेट का तरीका नहीं है। आपने एक बात कही डॉक्टर, एक मिनट रुकिए, बात तो सुनिए। आप मेरी बात नहीं सुन रहे सर, आप लोग बोल रहे थे। नहीं सर, जब लोग बोल रहे थे मैं चुप था। देवगन साहब, मैं बोल रहा हूं तो देवगन साहब, कोई बोलता है कोई चुप रहता है, ये डिबेट का तरीका नहीं है। आप तार्किक बात पर आइए। आपने डॉक्टर नवीन शर्मा की बात पर कुछ कहा है, वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सुन तो लीजिए। मैं ये कह रहा हूं तार्किक की 50 साल में, अरे आप सुन तो लीजिए क्या कहना चाह रहे हो। स्टीवेंसन, आप सुन तो लीजिए, सुनना नहीं चाहते, सुन लीजिए ना आप। एक मिनट, मेरी बात वो सुन लेंगे अगर। चलिए आप सुन लीजिए उनकी बात। देवगन जी, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए बुद्धिस्ट साइकोलॉजी भी लाइफ के साइकिल्स के बारे में बात करता है, जहाँ की लाइफ और डेथ, इसमें जो भी ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल होता है इस लाइफ के और डेथ के बाद की रिबर्थ के बारे में सुन तो लीजिए आप थोड़ी बात। अमेरिका जैसे डेवलप करने में भी 44% लोग इसको मानते हैं कि साइकोलॉजी तो एक रियलिटी है। और साइंस का लिमिटेशन ये है कि हमेशा चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहता है, लेकिन ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस होता है, और जिसको कि हम बोलेंगे कि मुझे साइकोलॉजी भी साइंस है। नवीन जी एक बात ध्यान रखिए, मेरी बात तो सुनिए देवगन साहब, साइंस भी एक ट्रेडिशन है और ट्रेडिशन में यदि लोगों में मान्यता एक बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है, पूरा पता है, तो 44% लोग इस बात को मानते हैं कि पुनर्जन्म जैसी चीज कुछ होती है। साइकोलॉजी होगी, हिंदू में साइकोलॉजी मतलब नहीं है। साइकोलॉजी देता हूं, सुनिए, आप सुन नहीं रहे किसी की बात को। मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, मिस्र के अंदर प्रेत माता पुनर्जन्म का सिद्धांत मानते हैं। वहां के प्लूटो और सेल्सियस भी वहां के सिद्धांत को मानते हैं। रोमन में भी सिद्धांत को मानते हैं। पुराने यूरोप में मानते हैं। अमेरिका के आदिवासी रेड इंडियन इस सिद्धांत को मानते हैं। मैक्सिको के अंदर मानते हैं। मुस्लिम में मानते हैं सर, आप मुस्लिम में मानते हैं। देखिए मेरे या आपके या किसी और के मानने से कुछ नहीं होता। एक मिनट, लेकिन रावत जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरे एक मिनट रुकिए, एक मिनट देवगन साहब, हमारे आपके मानने से कुछ नहीं होता। एक पूरा परिवार और एक पूरा गांव की बात करें, लॉजिक की बात करें। हाँ, लॉजिक ये है कि एक मिनट रुकिए, लॉजिक डॉक्टर साहब बात सुनिए, लॉजिक की बात करिए ना। आप लोग अगर मैं कहता हूँ आप कि लोग मैं इसका बेटा हूँ, प्रोग्राम को भी समझिए जरा। एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं देवगन साहब, धैर्य रखिए। हमारे आपके मानने से बात नहीं होती। 50 साल से पूरा परिवार इस बात को मानता आ रहा है, पूरा गांव मानता आ रहा है। वो परिवार क्या सोचता है, उसमें ये विश्वास कैसे, इसमें ये विश्वास कैसे जच गया? पहले उस परिवार को सुनेंगे, मैं आपको उस परिवार से भी रूबरू करवाऊंगा। आज अपने इस खास शो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का अनोखा संगम है। दिल्ली के एक डीटीसी बस ड्राइवर का दावा है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। इस दौरान उन्होंने हमें जो कुछ भी बताया वो सुनने में काफी दिलचस्प था। उन्होंने कई ऐसे लोगों को पहचाना जो कुशल पाल के यानी उनके पिछले जन्म के किरदार के कर्जदार थे। डीटीसी में ड्राइवर प्रमोद शर्मा का दावा है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है और 1966 में जिस वक्त उनकी मौत हुई थी
उसी के आसपास उन्होंने अपने एक दोस्त के घर जन्म लिया। प्रमोद के मुताबिक जब उन्हें एहसास हुआ कि पिछले जन्म में वो ठाकुर पुष्पाल सिंह थे, तो उन्होंने अपने घर जाने की जिद की। भाई हमारा छोटा सा था 3 साल का, तो एक गिलास को उल्टा कर लेता था और उसमें एक तार बांध के 2 लकड़ियों से ऐसे करके बजाता था। तो हम लोग बड़े चिंतित रहते थे कि भैया क्या बात है, कैसे सोच में रहते हो। तो कहने लगे कि बहन हमारे घर पहुँचवा दो, और तुम्हारे घर रेडियो नहीं है, हमारे घर रेडियो है, ये है वो है। प्रमोद के परिवार के मुताबिक वो बचपन में कहता था कि उसे मैनपुरी जाना है, क्योंकि इस घर में रेडियो नहीं है, और कुशपाल को संगीत सुनने का बहुत शौक था। बच्चे की जिद के आगे बेबस परिवार वाले प्रमोद को लेकर मैनपुरी पहुंचे और उसी जगह पर छोड़ दिया जहां डूबने से कुशपाल सिंह की मौत हुई थी। बम्बे के जो नहर थी जिसमें पानी होता है, उसके किनारे से छोड़ दिया गया कि आप वही बाबूजी हो तो आप अपना घर पहचानो। तो सारी पब्लिक मेरे पीछे और मैं आगे मैं अपने जहाँ मेरी जो मकान बना हुआ था उसके पास पहुँच गया, फिर मैं अपने घर पहुँच गया। प्रमोद का दावा है कि जब वो मैनपुरी पहुंचा तो उसने अपने दोस्तों और कर्जदारों को भी पहचान लिया। कुशपाल जिला कलेक्टर के दफ्तर में काम करते थे। उस दौरान कई लोगों के पास उनका पैसा बकाया था, यानी कई लोग उनके कर्जदार थे। जब प्रमोद ने मैनपुरी पहुंचकर ऐसे लोगों को पहचाना तो सब हैरान रह गए। सब इस बात पर हैरान थे कि आखिर कैसे प्रमोद को उस लेन देन के बारे में पता चला जो सिर्फ उनके और कुशपाल सिंह के बीच हुआ था। मेरे पैसे आपके पास रखे थे, तो उन लोगों ने हाँ ये कई मौके पे कि हाँ जी आपके ठाकुर साहब मेरे पास पैसे रखे थे और आप वही ठाकुर साहब हो, और आपका पूर्ण विश्वास है मुझे कि हाँ आपने जन्म ले लिया मगर आप ठाकुर साहब वही हो पुराने वाले। मैनपुरी में रहने वाले कुशपाल के बड़े बेटे रविंद्र के मुताबिक उन्हें पूरी तरह से यकीन है कि उनके पिता ने ही प्रमोद के रूप में दोबारा जन्म लिया है। बच्चा जब बड़ा हुआ है, जब उसने जाना कि हमारे मतलब जो हमारे भाई हैं, उसने पहचाना, फिर उसको हमारे घर पे बुलाया गया। घर पे आए, गांव में करीब भीड़ लगी होगी, करीब 5-7 हज़ार आदमी आया था उन्हें देखने के लिए कि वो हमारी चीज़ पहचानते कि नहीं पहचानते हैं। उन्होंने सब चीज़ पहचानी। मैनपुरी का ये ठाकुर परिवार प्रमोद शर्मा को कुशपाल के रूप में स्वीकार कर चुका है। दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना है। कुशपाल के बच्चे प्रमोद को पिता कहकर बुलाते हैं और कुशपाल भी इन्हें अपने बच्चों जैसा प्यार देते हैं। विज्ञान भले ही पुनर्जन्म पर यकीन न करता हो, लेकिन इन परिवारों के लिए यह हकीकत है जिसके साथ जीने में इन्हें कोई परेशानी नहीं, बल्कि ये लोग तो नए रिश्तों से खुश हैं। दिल्ली से दीपक बिष्ट के साथ आशुतोष, मैनपुरी, IBN 7। अब प्रमोद करीब 50 साल के हैं और इतने लंबे समय में भी ये रिश्ते बने रहे हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं उस शहर में जहां पर इस कहानी का दूसरा पहलू देखने को मिलता है, यानी मैनपुरी। मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी वहां मौजूद हैं। उत्कर्ष, ये बहुत ही दिलचस्प होगा जानना कि ये लोग अभी तक क्यों प्रमोद जी को कुशलपाल मानते हैं, ऐसी कौन सी बातें थी और किस तरीके से इनके अंदर ये विश्वास इतना घर कर गया कि इनके घर की जितनी परंपराएं थी वो भी आज भी प्रमोद पूरी करते हैं। बिल्कुल प्रवीण, सवाल कई उठ रहे हैं लेकिन इस परिवार के पास हर सवाल का जवाब है। इनका मानना है, पूरा विश्वास है। मेरे पास कुशलपाल के बेटे हैं, रविंद्र हैं, और उनके भतीजे डॉक्टर अरुण हैं। इन सभी का मानना है कि ऐसे कई संयोग रहे हैं, ऐसे कई सवालों के जवाब रहे हैं जो उन्होंने सही सही दिए हैं। शुरुआत आप ही से करें कि कैसे आप इस बात पर विश्वास किए कि जो प्रमोद शर्मा जी हैं दिल्ली में हैं वो आपके पिताजी हैं और ये उनका पुनर्जन्म है? उन्होंने बताया था कि हम जब जन्म तो मृत्यु तो पहले उनकी हो ही गई थी, बम्बा में गिरने के बाद तहसील से अपना ड्यूटी करके जा रहे थे तो रास्ते में वो बम्बई में गिर गए। गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद में उन्होंने कुछ कई 5-6 महीने बाद उन्होंने जन्म ले लिया था वहाँ पे, मृत्यु के 1.5 साल बाद करीब। और उसके बाद में जब हमारे चाचा जी उसी गांव में, नौनेर में गांव में पढ़ाते थे, तो उनको उन्होंने पहचान लिया था कि ये हमारे छोटे भाई हैं। और तब उसके बाद में फिर उन्होंने बताया कि हमारे भाई ने जन्म लिया है। तो हमारे माताजी, हमारी दादी और हमारे और गांव के परिवार के सभी लोग वहाँ गए नौनेर गांव में, उनको वहाँ उन्होंने पहचान लिया कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारी दादी हैं, ये हमारी बेटी हैं, हमारी बहनें भी गई थी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ये बड़ा कि मनुष्य का जो संबंध होता है शरीर के साथ में होता है। जब उन्होंने एक शरीर त्याग दिया, दूसरा शरीर धारण कर लिया,
तो वो अब आपके पिता कैसे रह गए जब उस शरीर को ही त्याग दिया? ये तो कोई बात, ये भावना की बात है, भावना की बात है। एक सवाल आ रहा है कि मनुष्य का संबंध हमेशा शरीर से होता है। अगर आपके सवाल शरीर से आए तो प्रमोद शर्मा जी आपको ये भी जानना होगा। बीच में मैं बात रखना चाहता हूँ। जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं राजकुमार शास्त्री जी, आप जिस तरह जिक्र कर रहे हो, जिस तरह आप सवाल उठा रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये कहानी अपने आप में अनोखी है। क्योंकि अब तक आपने देखी है पुनर्जन्म की बहुत सारी छोटे बच्चों की कहानी देखी, लेकिन क्या 50 नहीं, आप बताइए, क्या 50 साल का ये बुजुर्ग झूठ बोल रहा है? क्या मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो तर्कशास्त्री ये कह रहे हैं कि ये कहानी झूठी है, तो ये क्या ये बच्चा नहीं है, ये करीब 50 साल का शख्स है। क्या आपको लगता है ये मनगढ़ंत कहानी है? क्या लगता है इसके दावे झूठे हैं? क्या ये परिवार जो परंपराओं को निभा रहा है, ये जो रस्मों को निभा रहा है, ये क्या झूठी है? नहीं है, ये केवल मनगढ़ंत कहानी। तो आप बताइए ना, मनगढ़ंत कैसे? आप एक उदाहरण दीजिए ना, बताई जा रही है, एक उदाहरण तो दीजिए ना। और इस परिवार को सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ कोई बड़ा धोखा हो। आप एक उदाहरण तो दीजिए ना। हिंदू धर्म नहीं है, गलत समाज में पूरा हिंदू जो सच्चाई है उस परिवार को बताइए। कहीं ऐसा ना हो कि परिवार के साथ में कोई बड़ा धोखा हो जाए। क्या वो गीता को मानते हैं? वो गीता को मानते हैं और गीता में दिए गए उपदेश को मानते हैं? जेपी ने क्योंकि ऐसी कई स्टोरीज की है, एक कहानी नहीं, जेपी के पास ऐसी कई कहानियां हैं। वो लगातार IBN 7 के दर्शकों के सामने ऐसी कई स्टोरीज रखते रहे हैं जिसमें पुनर्जन्म के मामलों में कई सवाल और कई ऐसी रोचक बातें सामने आई जिन्होंने समाज के सामने सवाल खड़ा किया। जेपी, इस मसले में जो राजकुमार जी सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या ये विश्वास तक सीमित है या उसके बाद ऐसे परिवार कुछ और जांच पड़ताल करके ये पुख्ता करते हैं कि नहीं ये हमारे ही रिश्तेदार, हमारे पिता थे या माँ थी और इन्हें अब भी वैसे ही स्वीकार करना चाहिए? देखिए, एक बड़ा सवाल है प्रवीण जी, बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि हमने दर्शकों को अभी 3 साल के बच्चे की कहानी सुनाई, 5 साल के बच्चे की कहानी दिखाई, 10 साल के बच्चे की दिखाई। हो सकता है कि दर्शकों के जहन में ये सवाल उठते होंगे कि ये बच्चा, इनको बरगला लिया गया होगा, इनके माता पिता इसको ढोंग कर रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी होगी। लेकिन जो सामने शख्स बैठा है प्रमोद, ये करीब 50 साल का है, और 50 साल का शख्स कैसे झूठ बोल सकता है? और दूसरी तरफ मैनपुरी में एक और दर्शक बैठे हैं, मैनपुरी में उसका पूरा परिवार बैठा है। अगर राजकुमार शास्त्री गीता को झुठलाते हैं तो मान लीजिए कि पुनर्जन्म नहीं है। मैं जाऊंगा बेनीवाल जी, आपको क्या लगता है ये कहानी अभी तक जितनी सुनी है? देखिए, अगर डिबेट में हमें बोलने दें, एक मिनट शांत हो जाए तो मैं अपनी बात कहूँ। देखिए, ये डिबेट का ये तो तरीका नहीं है। अगर आप पहले आप शांत कर दीजिए, मैं फिर अपनी बातें रखूंगा। बोल सकता हूँ शास्त्री जी, एक मिनट सुन लीजिए। देखिए, मेरे ध्यान से देखिए, आप सारे डिबेट के सब बोल रहे हैं। शास्त्री जी अगर सुने तो, लेकिन आप जो ये समझ में नहीं आ रहा है शास्त्री जी कि अभी आपने ना कहानी सुनी ना उन लोगों, उन 2 लाइन भी वो बोल नहीं पाए, आपने कहानी पे एक स्टैंप लगा दिया, खारिज कर दिया कहानी। ये क्या मतलब आप क्या पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर बैठे? नहीं, देखिए, आप केवल झूठी स्टोरी मत दिखाइए। राजकुमार शास्त्री साहब, आप झूठा आरोप नहीं लगा सकते। मैं माफी के साथ कहूंगा, IBN 7 कह रहा है कि परिवार दावा कर रहा है, दोनों परिवार आमने सामने बैठे हुए हैं और हम लाइव टेस्ट करा रहे हैं इनका। करते हो आप यहाँ पर? नहीं, ये तरीका नहीं होगा। गलत आरोप लगा रहे हैं IBN 7 के ऊपर कि हम गुमराह नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि दर्शक आपकी इस चिन्हों में दर्शकों की कोई दिलचस्पी है। मैं सीधे मैनपुरी लिए जा रहा हूं दर्शकों को, वहां पर उत्कर्ष ये जानने की कोशिश करते हैं हम इन लोगों से कि इन्होंने क्यों स्वीकार किया, किस तरह का विश्वास इनके भीतर जागा, जिसके बाद आज भी वो प्रमोद जी को कुशलपाल मानते हैं। बिल्कुल प्रवीण, बड़ा सवाल यही है कि जिस परिवार की ये पूरी कहानी है, वो परिवार इस पूरी कहानी को कितना सच मानता है। परिवार इस बात को सच मानता है। मेरे साथ उनके भतीजे अरुण भी हैं। आप ही बता रहे थे कई बार ऐसे लम्हे होते हैं कि आप लोग भावुक भी हो जाते हैं याद करके। कई ऐसी चीजें हुई, आप लोगों ने भी क्रॉस चेक किया होगा। कैसे आपका ये विश्वास बढ़ा कि जो दिल्ली में प्रमोद जी हैं वो आपके ही परिवार के कुशलपाल जी हैं? मैं 100% कह सकता हूँ कि वो प्रमोद जी मेरे ताऊ जी हैं, क्योंकि जब उनका पुनर्जन्म हुआ, मेरे चाचा को उन्होंने कई बार रोका और चाचा का नाम लेके कहा कि कृष्णपाल रोक, कृष्णपाल रोक। मैं तो वो कहते थे कि ये कौन लड़का है, मेरा नाम ले रहा है।
उन्होंने तुरंत जो है उसको कई बार हटाया, लेकिन एक दिन वो खड़े होके बोले तू पहचानता नहीं, मैं तेरा भाई कुशल पाल हूँ, मुझे पहचान। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने यहाँ इनके यहाँ पंडित जी का जन्म ले लिया है, और एक्चुअली पंडित जी हमारे ताऊ जी के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, उनसे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। 3 साल का बच्चा थोड़ी नाड़ी शास्त्र पढ़ के आ जाएगा। राजकुमार जी क्या तर्क लेकर आ रहे हैं? उन्होंने देखा तो उन्होंने पंडित जी हाँ तो 3-4 साल का बच्चा था कि हाँ 3-4 साल की उम्र भी थी उनकी। कह रहा है कि हम जो है आपको हमारे हवेली पे ले चलो। आप पूर्वाग्रह से जो है होकर कोई बात मत करिए। बोले घर में हमको कहाँ तुमने रखा हुआ है? मेरे साथ मेरे साथ सतपाल, एक मिनट रुक जाइए आप, नहीं 1 मिनट रुक जाइए। सतनाम दाऊ, आपको समाज गुमराह लग गया तो आप डिबेट छोड़ दीजिए। 1 मिनट रुक जाइए। अगर आपको लगता है झूठी कहानी है तो आप क्यों बैठे डिबेट में? सतनाम दाऊ साहब हैं हमारे साथ, जो कि मानसिक सेहत चेतना विभाग तर्कशील सोसाइटी के हेड हैं। उन्होंने ऐसे कई केसेस देखे हैं और तर्क की कसौटी पर इस मामले को उनके साथ कसेंगे। जी हाँ, हम एक ऐसे शख्स की कहानी दिखा रहे हैं जो पहले कुशल पाल थे, अब प्रमोद शर्मा हैं। कुशल पाल का पूरा परिवार उन्हें अपने पिता के तौर पर या जो भी रिश्तेदार थे वो उन्हें अपने रिश्तेदार के तौर पर स्वीकार करते हैं। इस बीच जैसा मैंने आपको बताया, सतनाम दाऊ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस तरह के कई केसेस पर वो काम कर चुके हैं। सतनाम जी, इस पूरी कहानी को देखकर आपको क्या लगता है और आपके अपने करियर के निजी जीवन में किस तरह के अनुभव आपने देखे हैं जिसके आधार पर इस पूरी कहानी को किसी कसौटी पर कसा जाए? सर, पहली बात तो जितने भी मेरे साथी स्टूडियो में बैठे उनसे मेरी विनती है कि मैंने आपकी बात सुनी है, आप मेरी बात पूरी तरह सुने, क्योंकि हम अंधविश्वास के खिलाफ काम कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं 1984 से 1984 से जो तर्कशील सोसाइटी पंजाब में है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमने ऐसे केसेस दर्जनों की गिनती में देखे हैं। एक किताब है मैं हमने लिखी हुई, इसमें सत्य घटनाएं हैं ऐसी जैसी अभी आप बता रहे हो। इन सभी केसों में हम गए हैं, हमने स्टडी किया है, सच्ची घटनाएं हैं, सभी के सभी झूठ निकले हैं, फ्रॉड निकले हैं। सभी केसों में हमने ऐसा देखा है कि जो मरने वाला होता है वो गरीब होता है, जहां वो पैदा हुआ वो अमीर परिवार होता है, उनके पीछे कोई ना कोई लालच जुड़ा होता है। और जितनी मैं बातें करूंगा धर्म के रिलेटेड, इन सभी शास्त्रियों से मेरा निवेदन है, बता दूं, इस मामले में बिल्कुल उल्टा है। ये पहले जमींदार थे और अब दोनों परिवार आपके आमने सामने लाइव टेस्ट बैठे हुए हैं। अभी बस ड्राइवर है, पहले जमींदार थे। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये केस बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, हो सकता है, ठीक है। अभी ऐसे हमने केसेस देखे हैं, ये टोटली फ्रॉड है, चीटिंग है, धोखा है। जब हम इसकी डेप्थ में स्टडी करेंगे इसका पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी मैंने बात सुनी है इनकी आत्मा के बारे, धर्म वालों की बात। अगर हम बात करें किसी इंसान को हम बेहोश कर देते हैं क्लोरोफॉर्म देके या साइनाइड देके, उसकी मौत हो जाती है या कोई आदमी मर जाता है, वो वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है, तब आत्मा कहां चली जाती है? और दूसरी बात, हम ये कहते हैं धर्म वाले लोग कि एक इंसान की आत्मा दूसरे इंसान में आ गई। हमने भूत प्रेत वाले केस देखे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। धर्म की बात नहीं है, धर्म की बात नहीं है। ऐसा कभी होगा धर्म के मुताबिक कि एक इंसान में घोड़े की आत्मा आ जाए या घोड़े में इंसान की आत्मा आ जाए। ऐसा ये बिल्कुल झूठ है, इसमें बिल्कुल चीटिंग है। गुरु गोविंद सिंह हमारे धर्म के अनुसार, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा। अगर आप धर्म की बात करोगे तो अभी मैंने आपको बोला 1302 नंबर FIR 78 की है, उसका जो फैसला हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसका 2/12/1983 को हुआ है। 155 पेज के देख लीजिए, ये हमारे का नाम है, ये हमारे सिंह साहब एक बुक लेके आए हुए हैं, बुक जो है इंसान ने लिखी है। आप सिंह साहब ध्यान से सुनिए, वैज्ञानिक तर्क मत दीजिए।
आतंकी बुरहान की मौत के बाद घाटी में बवाल जारी, 200 से ज्यादा जवान जख्मी। अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी शहीद, जख्मी जवानों को अस्पताल पहुंचाने में परेशानी। कश्मीर में आतंकी बुरहान की मौत पर हो रहे हिंसक प्रदर्शन में 17 लोगों की गई जान। गृह मंत्रालय में हुई हाई लेवल बैठक के बाद सरकार ने कहा काबू में हालात। जेएनयू कांड में देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद ने फेसबुक पोस्ट में उगला जहर, वानी को बताया चे ग्वारा। वहीं एक अलगाववादी के बेटे जुनैद ने आतंकियों को दिया अमन का संदेश। बांग्लादेश में विवादित मुस्लिम प्रचारक जाकिर नाइक पर बड़ी कार्रवाई, उसके भाषण दिखाने वाले पीस टीवी पर पाबंदी। बारिश से बेहाल हुआ मध्य प्रदेश, अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट। 15 लोगों की मौत, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की आपात बैठक। तंजानिया में प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, दोनों देशों के बीच आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज पर अहम समझौते। पीएम केन्या के लिए रवाना। प्रायोजक है पतंजलि हनी, हानिकारक केमिकल से बनी चीनी छोड़िए और अपनाइए पतंजलि नेचुरल हनी। और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी टीवी ऑन किया, उन्हें हम बता दें कि आज हम पुनर्जन्म की एक अनोखी कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली के रहने वाले डीटीसी बस ड्राइवर प्रमोद शर्मा का दावा है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन क्या ये बात मानना आसान है उस परिवार के लिए जो कि उन्हें अब पिता के रूप में स्वीकार कर रहा है? तो किस तरह के तर्क उन्होंने दिए थे, जिसके बारे में ये शख्स दावा कर रहे हैं कि वो पहले कुशलपाल थे, उस परिवार ने उन्हें स्वीकार कर लिया। आखिर क्या परीक्षा देनी पड़ी प्रमोद को इन लोगों को बताने में या इस बात को साबित करने में कि वो पहले जन्म में कुशलपाल थे? उस पर भी ये खास रिपोर्ट देखिए। पिछले जन्म में कुशलपाल होने का दावा करने वाले प्रमोद शर्मा जब मैनपुरी पहुंचे तो वहां माहौल कुछ और था। शुरुआत में किसी ने यकीन नहीं किया कि प्रमोद ही कुशलपाल का दूसरा जन्म है, मगर जैसे जैसे प्रमोद ने कुशलपाल के बारे में बातें बतानी शुरू की तो सब हैरान रह गए। मगर पुनर्जन्म की ये अग्नि परीक्षा इतनी आसान नहीं थी। मैंने बता दिया, वो भाई मेरा खड़ा है, देखो सफ़ेद शर्ट पहने, काला पैंट पहने। अपने बच्चे भी पहचाने, भाई भी पहचाने, गांव के लोग पहचाने, बंदूक पहचानी मैंने। मेरे घर में और भी लाइसेंस थे भाइयों के, मेरी भी गन थी, अपनी बंदूक भी पहचानी। प्रमोद के मुताबिक जब वो मैनपुरी में कुशलपाल के घर पहुंचे तो दोस्तों और परिवार वालों को बड़ी ही आसानी से पहचान लिया। कुशलपाल के 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। एक बेटी की शादी करने के बाद उनका देहांत हो गया। प्रमोद के मुताबिक दोबारा जन्म लेने के बाद उन्होंने दूसरी बेटी का कन्यादान किया। उस वक्त प्रमोद बहुत छोटे थे। तो मेरी 3 बेटियां थी। मुन्नी बड़ी बेटी की शादी तय करके मैं ख़त्म हो गया। दूसरी बेटी की जब शादी की तैयारी हुई, मैं बड़ा हो गया और ये सारी मेरी कहानी खुल गई दोबारा से। फिर मैंने अपनी बेटी का कन्यादान तक लिया है। आपको बताते चले कि कुशलपाल सिंह के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। इसमें से एक बेटा जोधपुर में रहता है। हमारी टीम जोधपुर पहुंची और उनसे बात की। वो भी मानते हैं कि उनके पिता कुशलपाल सिंह ने ही प्रमोद के तौर पर जन्म लिया है। 32 साल की उम्र में मेरे फादर का दुर्घटना में निधन हो गया था। उसके 6 महीने बाद उन्होंने मेरे गांव के पास, दूसरा गांव है नौनेर, जो ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, उसमें जो है उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार में पंडित भागीरथ शर्मा जी के यहाँ जन्म लिया। बता दें कि 1966 में मैनपुरी के कपूरपुर गांव में एक बाम्बी में डूबने से कुशलपाल सिंह की मौत हो गई थी। उसके 6 महीने बाद पास के ही गांव नोनेर में भगीरथ शर्मा के घर एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने प्रमोद रखा। और इसी प्रमोद ने आगे चलकर दावा किया कि वो कुशलपाल सिंह का दूसरा जन्म है। दिल्ली से दीपक बिष्ट के साथ आशुतोष, मैनपुरी, IBN 7। ये एक अग्नि परीक्षा थी जिससे प्रमोद गुजरे ताकि वो ये साबित कर सकें कि वो कुशलपाल थे। ये अग्नि परीक्षा अब भी जारी है क्योंकि तर्क की कसौटी पर अब भी इस कहानी को कसा जाता है। लेकिन अब शास्त्री जी ये बताइए कि अभी जो तर्क थे, आपने एक एक करके कहा, अब आपको कुछ कहानी समझ में आई होगी। अपनी बंदूक पहचान रहे हैं, बच्चों को पहचान रहे हैं, जगह को पहचान रहे हैं, और एक ऐसे समय पर जब उनकी उम्र बहुत कम थी। अब तो मानेंगे कि ये कहानी में कुछ दम है।
प्रदीप जी, तिवारी जी, आप ये बताइए कि बाणासुर की बेटी ने स्वप्न में अनिरुद्ध को, प्रद्युम्न को देखा, लेकिन जब प्रद्युम्न उसके सामने आगे, बड़ी लंबी कथा है भागवत में। आप कथाओं में क्यों जा रहे हैं? मैंने जो मैं सवाल कह रहा हूं, किया है, अगर उसने उस पे कोई प्रद्युम्न जवाब को है डायरेक्ट क्यों नहीं पहचाना, नारद जी को बीच में क्यों आना पड़ा? देखिए, ज्योतिष का नाड़ी शास्त्र चलिए है। शास्त्री जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाह रहा हूँ, इससे समय खराब होता है। जी बेनीवाल जी, तिवारी जी, मैं आपको बताऊं, ये इतना गंभीर मसला है जो IBN 7 ने उठाया है। देखिए, 2 सवाल हमारे सामने, आंख खोल के आप सुनना पड़ेगा आपको। IBN ने ये पूरी दुनिया में, इस ब्रह्मांड पे, ये बड़ा गहन क्वेश्चन है, अगर हम कहां से आए हैं, कहां जाना है। अरे प्रश्न ही 2 हैं जिसको अनंत काल से हमने आज तक इसको हल नहीं किया है। तो जन्म कहां से होता है, कहां जाता है? ये पुनर्जन्म हमारे सनातन धर्म की कसौटी पे है, होता है, 100% होता है। लेकिन जहां तक इसकी बात है, मैं ये बात नहीं कहूंगा। सुखदेव परमहंस का एक मैं उदाहरण दूंगा आपको। वेद व्यास के बेटे थे, 12 साल पिघला के पेट में पड़े रहे, बाहर नहीं आए। क्यों? कि माया लग जाएगी। ये याद करने की जो शक्ति है, समझ शक्ति, इसके बारे में मैं अभी नहीं कहूंगा। यादाश्त नहीं होती है, माया लग जाती है, और माया लग के इंसान भूल जाता है, एक भी अक्षर याद नहीं रहता। मैं इनके बारे में, चलिए इन परिवारों की कहानी भी मेरे सहयोगी जेपी के पास हम चल रहे हैं। जेपी, ओवर टू यू जेपी। एक मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए ना। मेहमानों से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो अपना तर्क रखे। जिस तरह राजकुमार शास्त्री कह रहे हैं कि वो इत्तेफाक नहीं रखते इस कहानी से, जिस तरह सतनाम जी कह रहे हैं इस कहानी से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन IBN 7 भी इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन IBN 7 उन दावों को दिखा रहा है। जितनी भी कहानियां हमने दिखाई, उन कहानी में हमने दावे दिखाए कि ये बच्चे दावे कर रहे हैं, ये साक्ष्य दिखा रहे हैं, और वो परिवार भी मानता, पूरा गांव मानता, पूरा इलाका मानता है। लेकिन राजकुमार शास्त्री साहब, आप ये साबित करिए ना, जानना चाहती है। नहीं, आप ये साबित करिए, एक तर्क दीजिए कि कहानी झूठी है। कोई भी मेरा मेहमान जो नहीं मानता है कहानी झूठी है, तो वो तर्क दे दे कि ये तर्क है हमारा। मैं ये चाहता हूँ, और हमारे दर्शक भी ये चाहते हैं, और सभी ऐसे से पर्दा उठ पाएगा कि आखिरकार होता है या नहीं होता है। अगर याददाश्त की बात करेंगे, वो दूसरा तर्क की बात आएगी। आप डिबेट करिए, पब्लिक डिबेट करिए इसके ऊपर। आप ठीक है, राजकुमार शास्त्री साहब जवाब दीजिए ना। सतनाम जी, आप जवाब दीजिए, एक तर्क दीजिए कि ये कहानी झूठी है। पब्लिक डिबेट हो रही है। एक मिनट, ठीक है, वो इनसे सवाल कर रहे हैं, ये झूठी क्यों है? तर्क दीजिए इसका। सतनाम जी, तर्क दीजिए। लाइव हैं वो सभी लोग, मैनपुरी से हमारे साथ लाइव है, गाजियाबाद से वो परिवार लाइव है। नहीं, ठीक कह रहे हैं। ये जेपी ने बहुत सीरियस प्रश्न उठाया। जेपी ने, आपने बार बार इसको खारिज किया। आप उन लोगों के विश्वास पर भी चोट कर रहे हैं जो प्रमोद जी को अपना पिता मानते। क्यों, किस आधार पर? देखिए, ऐसा है, कुछ बातें इनको मेरा निवेदन है, अब गीता का 15/7 अध्याय पढ़ के आए, उसमें क्या बताया गया आत्मा के बारे में। दूसरी बात, और मैं एक मिनट, सतनाम जी एक एक करके, सतनाम जी एक एक करके, सतनाम जी आत्मा होती है। दूसरा छांदयोग है, उसमें बताया गया कि आत्मा कैसी होती है, जौन की तरह होती है। इनके धर्म में खुद ही ये नहीं मान रहे कि आत्मा कैसी होती है। शास्त्री जी, एक मिनट रुक जाइए, कहाँ आप डिबेट को ले जा रहे हैं? रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। राजकुमार जी, एक शांत हो गया। देखिए, एक घटना से गलत नहीं हो सकती हो। कितनी दूर जाके 50 साल का ये आदमी पुनर्जन्म लेके आया। रावत जी, सतनाम जी ने अभी गीता का जिक्र किया, जरा बात तो सुन लीजिए। वो गीता का, आप लोग गीता के जानकार हैं, वो गीता का जिक्र कर गए, आप लोग सुन ही नहीं रहे। आप अपनी बात कहने में लगे हुए, आप सुन तो लीजिए। एग्रीमेंट करिए, सतनाम जी सुनिए, नाम दूंगा। अब और इस शख्स को मेरा चैलेंज है, इसको सत्य साबित। नहीं, उन्होंने गीता के अध्याय का जिक्र किया जो आप लोग अपनी बहस की वजह से नहीं सुन पाए। जरा सुन लीजिए उनको, उसके बाद बहस वाली बात है। धर्म वाले लोग सिर्फ धर्म के नाम पे रोटियां सेकने के लिए इसके पक्ष में बातें करते हैं। इनको भी सही ज्ञान नहीं है, और लिखा क्या ग्रंथों में उस बात से कोई मतलब नहीं है। असल में ये बात है कि हम खुद ये केस देखते हैं कि टोटली फ्रॉड है, चीटर है ये लोग, हेराफेरी मास्टर है। किसी की प्रॉपर्टी दिलवाने की बात होगी, सतनाम जी करेंगे, निकलेगा। अगर पंजाब में अब ऐसे केस सुन लो सतनाम भाई, सुन लो, आपकी हमने सुन लिया।
मैं पूछ रहा हूँ कि राड़े वाले संत श्री ईश्वर सिंह जी हुए सर, धर्म और की बात तो उनके क्या होगा? आशीर्वाद अब लाइए से कैसे हमारा एग्रीमेंट करिए मनमोहन हमारे सिंह साथ, नाम क्या के एक करिए बालक का हमारा? जन्म लाइए हुआ साबित करिए ऐसे केस और होते उस हैं। बालक को झूठ है, पुनर्जन्म फ्रेब लिया है, था, वो हेरा पिछले फेरी है। जन्म मुसलमान 5 करोड़ था। का इनाम देंगे तो आपको, क्या 5 लाख की सिख धर्म शुरुआत में आप जो मेरे से बच्चे करिए। पैदा हो रहे हैं पंजाब वो में भी आइए, फ्रॉड है चंडीगढ़ में क्या? आइए, जो मैं पुनर्जन्म चंडीगढ़ में ले ऐसे रहे केस आपको क्या दिखा वो देता भी हूँ झूठ है जो हमने क्या? सॉल्व किए हैं, जो आप ही की अरे तरह सुन कहते लो थे मेरी बात कि का यहाँ जवाब दे गाँव दीजिए का पहले। इंसान इस गाँव में पैदा हो गया, अरे वो सुन केस तो लो। झूठे निकले हैं, फ्रॉड अरे निकले सुन हैं, लो भैया। पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, इस किताब के अंदर सतनाम जी, रिकॉर्ड सुन है। लो मेरी मैं बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? जाके मिला सकता हूँ, उस गाँव में मिला सकता हूँ, वहाँ के पंच सतनाम जी, सब लोग शांत हो। बाद में अब बातें होनी बंद हो गई हैं, लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं। इसके पीछे जो चीटिंग है, जो हेरा मुझे देखिए, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आप सभी पैनलिस्ट जो हैं वो अपनी बात को एक मिनट सतनाम जी का फिल्टर जरा मैं चाहूंगा कि डाउन किया जाए। वो लगातार सतत वन वे बोल रहे हैं। सतनाम जी, मुझे नहीं लगता आप सुनना चाह रहे हैं। प्लीज हमने 70 से ज्यादा प्लीज इनकी आवाज को जरा बंद किया जाए। मैं सीधे जेपी के पास जा रहा हूं। पहले इन दोनों परिवारों की कहानी को समझिए, क्योंकि मैनपुरी से एक परिवार हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली से एक परिवार मौजूद है। ओवर टू यू जेपी। मैं चाहूंगा कि इन दोनों परिवारों की कहानी को पहले जरा शांति से मेहमान देख लें, उसके बाद इस पर बहस की जाए। देखिए परवीन, एक बड़ा सवाल है और हैरान कर देने वाली एक कहानी लग रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पैनल है, जो हमारे मेहमान है, वो समझने को तैयार नहीं है, वो तर्क दें। क्योंकि दोनों परिवार IBN 7 ये नहीं कह रहा, बार बार दोहरा रहे हैं कि IBN 7 नहीं कह रहा कि ये पुनर्जन्म होता है, लेकिन ये परिवार दावा कह रहा है। अब वो बुजुर्ग लोग हैं, करीब उनकी उम्र है जो 45 साल के आसपास है, और 45 साल के ये परिवार, क्या ये शख्स झूठ बोल रहा है? अगर ये झूठ बोल रहा है तो आप कैमरे पर आप बोलिए ना, लाइव आप झुटलाइए ना इस परिवार को, आप लाइव झुटलाइए ना उस परिवार को। अगर आप कहते हैं कि ये कहानी गलत है, ये फ्रॉड है, ये झूठ है, तो आप ये साबित करिए। क्योंकि देखिए पिछले 5 कहानियां हमने दर्शकों को दिखाई है, और 5 कहानियों में हम उन साक्ष्यों को तलाश कर आए हैं, उन दावों को देख कर आए हैं। जेपी, हम चाहेंगे कि आप ये दोनों परिवारों से बात करके इस कहानी को जरा दर्शकों के सामने भी रखें, मेहमानों के सामने भी रखें, फिर इस पर बहस करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए दर्शकों को बता दें, कहानी करीब 50 साल पुरानी है, और इसमें हमारे साथ वो परिवार भी है। और मैं चाहूँगा कि एक बार हम रुक करें, जो मैनपुरी में हमारे संवाददाता उत्कर्ष हैं, उत्कर्ष एक बार जाने, जल्दी से जल्दी हमारे पैनलिस्ट को बता दें कि क्या क्या वो उनकी कहानी को मानते हैं और कितना मानता है ये परिवार कि हाँ ये उनके पिता हैं, उनके पिता का यहाँ पर पुनर्जन्म हुआ है। उत्कर्ष। बिल्कुल जेपी, ये बात साफ है कि कोई भी परिवार अगर किसी सदस्य को अपने परिवार का सदस्य मान रहा है, किसी व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मान रहा है, तो उसने भी कहीं ना कहीं क्रॉस चेकिंग की होगी। तर्कों की बात होती है, आपने किसी को अपने परिवार का सदस्य माना है, पितातुल्य माना है, क्या ऐसी बातें रहीं जो आप प्रभावित हुए, आपको लगा कि वही आपके परिवार के, आपके ताऊजी हैं? मेरी उम्र मात्र उस टाइम 10-12 साल की रही होगी जब ये पता चला कि हमारे ताऊजी ने पुनर्जन्म लिया हुआ है नौनेर में। जब नौनेर से वो जो है गांव के लिए उनको आमंत्रित किया गया, मैनपुरी नगर के सदर के SDM, तहसीलदार, सारे ऑफिसर्स, इवन मतलब यानी कलेक्ट्रेट के सभी बाबू लोग, तहसील के सभी बाबू लोग हमारे गाँव में मेरी हवेली पर उपस्थित थे, और सभी की उपस्थिति में वो आए। हम लोग गाँव से 1 किलोमीटर दूर दौड़ते हुए बैलगाड़ी को देखने लगे। हाँ बैलगाड़ी आ रही है। जब उन्होंने मुझे देखा, हम सब बच्चों को देखा, वो बैलगाड़ी से उतर गए, और उतरने के बाद मुझसे, मेरा जो लोग घर में प्यार से कहते हैं अन्नू, मुझसे कहा अनुआ अरे तू ठीक है, यानी सब बच्चों के उन्होंने नाम लिए और सबके पीठ पे हाथ मारते हुए। इस वक्त उनकी उम्र कितनी रही होगी? उस टाइम उम्र 2.5-3 साल की थी, मात्र 2.5 साल की। तो मतलब ये आपको विश्वास हुआ कि एक 2.5-3 साल का बच्चा कैसे आपका नाम ले रहा है? यही तो आश्चर्यचकित बात थी। 100% उसी दिन, तभी तो हम सभी लोगों को इतना कॉन्फिडेंस हुआ कि 101% ये कुशलपाल सिंह चौहान ही हैं। और क्या आगे भी ऐसे कई चीजें रही जो वो लगातार आपको बताते रहे? गांव में आए हैं तो गांव में आते ही सबसे पहले वो हवेली में अंदर गए, भीड़ बहुत लगी हुई थी, जाके हमारी दादी के पैर छुए और अपनी माँ से जाके चिपट गए और रोने लगे। इवन बगल में हमारी ताई जी बैठी हुई थी, वो रो रही थी, तो ताई से उन्होंने कहा कि तुम क्यों रो रही हो? बिल्कुल, मैं आ तो गया। आपका ये मानना है कि उन्होंने कई तथ्य रखे और उस पर आपको विश्वास हुआ है। तो कई ऐसी घटनाएं हैं जेपी जिस पर इस परिवार का विश्वास है, उनका मानना है कि इन घटनाओं के कारण ही वो उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई ऐसी बातें रखी गई होंगी जिसके बाद 2.5-3 साल का बच्चा जो आज लगभग 50 साल का हो गया, उसे आज तक ये परिवार अपना पिता मानता है या अपना मानता है। तो इसके पीछे के बच्चा ये सब कैसे बोल सकता है? इसका तर्क अभी करना चाहिए हम लोगों को। ये इस पे हमने पिछली बार भी बातचीत की थी, तब आपने सवाल उठाया था कि बच्चों को ये सिखाया गया है, इसीलिए आज 50 साल का एक आदमी आपके सामने बैठा है। तो तर्कशास्त्र के आधार पर, तर्कशास्त्र की कसौटी पर इसको कसते हैं। आत्मा ने अग्नि परीक्षा दी
क्या सवाल पूछे गए प्रमोद जी से, उसके जवाब देने के बाद उन्हें कुशलपाल माना गया? इसकी एक कहानी हमने ब्रेक से पहले आपको दिखाई। और सीबी देवगन साहब आप कुछ कह रहे थे और डॉक्टर नवीन भी आपका जवाब देना चाह रहे थे। मैं चाहूंगा पहले आप बताएं कि अभी जो कहानी जो कि उनके भतीजे हैं कुशलपाल जी के, वो खुद भी एक डॉक्टर हैं और उनका कहना है कि जिस तरह की कहानी उन्होंने एक 2.5 साल 3 साल के बच्चे ने बताई, उससे वो बहुत उन लोगों को लगा कि यही कुशलपाल है। इसमें क्या दिक्कत है इस तर्क को मानने में? दिक्कत नहीं है इस बात को मानने में, ये तर्क नहीं मैं बोलूँगा। तर्क वो चीज़ होती है जो सबके साथ चलती है। मैं कुछ कहूँ और आप कुछ कहें, हम एक बात को नहीं मानेंगे तो वो तर्क नहीं होता है। मेरे को अगर 2 मिनट दिए जाएं तो मैं ये पूछना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि पिछली बारी जब हम लोग बात कर रहे थे, और ये हमेशा सारे प्रोग्राम में जिसमें भी IBM ने ये इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें हमेशा ये बात निकल के आई है कि जो बच्चा पुनर्जन्म के बारे में बात करता है 2.5 या 3 या 4 साल के बाद वो सब बातें भूल जाता है, क्योंकि उसके मन में वो दूसरी बातें आनी शुरू हो जाती हैं जिसमें वो मेमोरी उसकी खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो लोग बैठे हैं, इस बात को हम लोग वही बात कर रहे हैं कि ये 50 साल में ये झूठ बोल रहे हैं क्या? आप मेरे को बात पूरी कर लेने दीजिए पहले, या तो फिर मैं हट जाऊं, या तो मैं हट जाऊं इस कन्वर्सेशन से। आप मेरे को बात पूरी कर लेने दीजिए पहले। दूसरा ये है, दूसरा रावत जी 2.5 साल का कोई भी बच्चा मेरे सामने लाके रख दीजिए जो ऐसे बात करे। 2.5 साल के बच्चे को तो ग्रूम करना पड़ता है कि क्या बोलेगा। अब वो 10 साल का बच्चा कह रहा है कि मैंने 2.5 साल के बच्चे जो विषय बोला है देवगन साहब बहुत लंबा नहीं, लेकिन डॉक्टर नवीन उसकी लीगल इम्प्लीकेशन देखिए। साल का बच्चा, आप मेरी बात सुनिए पहले। अगर मेरे को कन्वर्सेशन में नहीं रखना तो मैं अभी उठ जाता हूँ। नहीं देवगन साहब बात सुनिए मेरी। मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, आप इतना तो संयम रखें कि आप 2 मिनट मेरी बात सुन पाए। अगर आप में संयम नहीं है तो फिर आप धर्म प्रचारक किस बात के हैं? संयम हमारे पास बहुत है, लेकिन समय नहीं है देवगन साहब, आप समझा कीजिए। पुनर्जन्म एक ऐसा शब्द जो किसी के लिए पहेली है और किसी के लिए बेवकूफी। दिल्ली के रहने वाले एक DTC ड्राइवर प्रमोद शर्मा का दावा है कि उनका पुनर्जन्म हुआ और मैनपुरी में उनके पिछले जन्म के परिवार वाले भी उनकी इस बात पर यकीन कर चुके हैं। यकीन कैसे हुआ ये भी देखिए। जब उस घर की मुझे याद आती थी तो मैं अपने इन घर वालों से कहता था कि भाई मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। तब मैं अपने पुरानी बीवी के पास जरूर जाया करता था। तो उस क्षेत्र के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कपूरी तम्बाकू आती थी। मैं कपूरी तम्बाकू खुद भी खाता था, उस क्षेत्र में सारे ही खाते हैं लगभग। यहाँ तो धूम्रपान भी करें, सिगरेट पी लें, बीड़ी पी लें, वहाँ तम्बाकू खाते हैं। तो हम कपूरी, हम और हमारी जो मिसेज पुरानी वाली थी, एक पुड़िया में से ही दोनों लोग खा लेते थे। हम उन्हें देख के घंटे 2 घंटे वहाँ रह के अपने घर चले जाते थे, मेरी याद समाप्त हो जाती थी। हमारे सामने जब मुझे उस कमरे रूम के अंदर ले जाया गया, बोले बाबूजी पहचान लो आपका रूम है। मैंने कि रूम तो मैंने पहचान लिया, मैं तो छोटा था, 2.5-3 साल का बच्चा, 2.5 साल का 2 साल कितना बड़ा होता है, छोटा सा। मैंने कि मेरी अलमारी खोलो और मैं चॉकलेट खाऊंगा, क्योंकि मैं शौकीन था बच्चों को भी बांटने का और मुझे शौक़ था अपने घर में सामान रखने का। तो ये जो मम्मी थी मेरी, ये हड़बड़ा गई, ये कहने लगी छोटा बच्चा है, कहीं ऐसा ना हो कि सारे कंटर उठा ले, कहीं कंटर कोई फोड़ दे। मैंने कि नहीं, आप लोग कोई डिस्टर्ब मत करो, मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने कि इसका ढक्कन खोलो। मैंने एक सिर्फ केवल चॉकलेट निकाली। कहीं पार्टी सार्टी में चला गया तो मतलब कुछ खाना पीना हो गया तो मेरी घड़ी हाथ की एक औरत ने खोल ली एक बार, उस गांव की। तो जब मैं दोबारा से उस गांव में पैदा हो गया, उस गांव में भी पैदा हो गया और उसी गांव की वो औरत थी, मैंने तुरंत उस औरत को पहचान लिया। मैंने कि भाभी आपने मेरी घड़ी खोल ली थी और आज दिन तक भी घड़ी नहीं दी आपने। तो वो बड़ी शर्मिंदा हुई, बोले वाकई वही ये ठाकुर कुशलपाल सिंह है। इस तरीके से लोगों ने मेरा यकीन करा। तमाम मेहमान बने हुए और जब इस तरह की बातें सामने आती तो ये चौंकाने वाली होती हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, इसको तर्क की कसौटी पर कस रहे हैं। अब सीबी देवगन साहब और डॉक्टर नवीन मेरे साथ मौजूद हैं। सीबी देवगन साहब ने कुछ बातें कही थी, डॉक्टर नवीन मैं चाहूँगा उन पर। और क्या इतनी बातें किसी को याद रह सकती हैं अगर वो 2.5-3 साल का, जो सबसे बड़ा तर्क उठाया है देवगन साहब ने? हाँ, कई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ एक चाइल्ड प्रोडिजी अपनी चीज़ों को याद रख सकता है। जहाँ तक सीबी देवगन साहब का जो कहना है
वो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट थियरी नहीं रहता है कि 2 साल और 2.5 साल का बच्चा कोई चीज़ है, लेकिन कभी कभी वो अपने मिथ का भी निर्माण करता है, कुछ मिथ्या तथ्य भी वो अपने दिमाग में ले आ सकता है, और कभी कभी सेलेक्टिव थिंकिंग के कारण। लेकिन मैं देवगन साहब को यह कहना चाहता हूँ कि कार्ल यूंग, डेकार्टे, कार्ल यूंग ने भी आर्ची टाइप्स की बात की, और ये जो पूरा रीइंकार्नेशन का डिबेट है वो एक एकेडमिक डिबेट है, इसको सिर्फ धर्म से जोड़ करके और रैशनलिस्ट, क्योंकि कभी कभी अंधविश्वास भी एक ट्रेडिशन के तहत आप देखेंगे विश्वास में परिवर्तित हो जाता है, और कभी कभी विश्वास भी अंधविश्वास का रूप ले लेता है। तो इसमें एक बहुत पतली सी रेखा है जिसको कि सीवी देवगन साहब को अच्छे खुले दिमाग से सोचने की जरूरत है। दूसरी बात, वो जो सत्यनारायण सिंह जी एक सच्ची किताब और ठीक है, अभी देवगन साहब क्योंकि हमारे साथ बैठे हैं, आपने एक सवाल उन पर उठाया। देवगन साहब, नहीं, एक मिनट तिवारी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखें इस पे एक पूरी दुनिया में एक डिबेट है, ये सिर्फ IBN 7 पर ही डिबेट नहीं चल रहा, और जहाँ 4 शास्त्री जी और रावत साहब और डॉक्टर नवीन कुमार का विषय नहीं है, ये पूरी दुनिया में यह डिबेट चल रहा था। और रीइंकार्नेशन और रीबर्थ थोड़ा इंटरचेंजेबली भी यूज होता है, इसको पूरी सत्यता के साथ लोग मानते हैं पूरे अक्रॉस द कल्चर्स, पूरे विश्व में। मिस्र में ममीफिकेशन जो होता है इसी के यहाँ लाइफ के बाद, लेकिन लाइफ के बाद जो डेथ होता है, डेथ के बाद जो फिर लाइफ होता है, उसके ट्रेवल का मार्ग क्या है, उसको ऑब्जेक्टिव बिंदुओं के तरफ अभी तक चिन्हित नहीं किया गया। इसलिए यहाँ पर मैं चाहूंगा कि एक एक करके तर्कों को रखा जाए। जी, सीवी देवगन साहब। इसीलिए ये डिबेट है ना, सत्य तो नहीं है ना अभी, इसीलिए ये डिबेट है। हाँ, अभी नवीन जी जो कह रहे हैं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ देवगन साहब, नवीन जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन साइंस जो है, साइंस सत्य अगर नहीं है साइंस भी एक ट्रेडिशन की उपज होती है। देवगन साहब से देखना चाहिए। सुनिए आप एक मिनट मेरी बात में आप साइंस में साइंस मतलब इसकी मैं देवगन साहब क्या आपकी बात को ऐसे समझूं कि इसकी संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता? लेकिन नहीं, मैं तिवारी साहब एक और, टेलीपैथी को भी साइंस, साइकोलॉजी, और ये पूरा डिबेट इसलिए अभी तक स्थापित नहीं हुआ कि इसकी उपज ईस्टर्न साइकोलॉजी में, क्योंकि ये पूर्व के देशों में ऐसी अवधारणा है जहाँ की पुनर्जन्म को एक अकाट्य सत्य, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी में भी, भागवत गीता में भी आप देखें कर्म मार्ग, बुद्धि मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की बात करते हैं, जहां लोग ट्रांसेंड और जो ब्लिसफुल एक्सपीरियंस है यहाँ पर आपको उसको आप इंस्ट्रूमेंट से मापन नहीं करते। बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, हिंदू साइकोलॉजी, मैं देखिए देवगन साहब, 2 बार ऐसा हुआ कि आपने उनके बुद्धिस्ट साइकोलॉजी और गीता वाले मसले को पकड़ा, और मैं जानता हूं कि इन पॉइंट्स को पकड़ने से फायदा नहीं है, कई और बातें भी उन्होंने कही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं डॉक्टर नवीन की धारा प्रवाह हम बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। आप देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं तिवारी साहब, यदि आप बोलेंगे मुझे अपने पिता से या मेरे इष्ट देवता से मेरी बात हो रही है, तो वेस्टर्न साइकोलॉजी बोलेगा उसको स्किज़ोफ्रेनिया या इल्यूजन का शिकार, लेकिन यहाँ पर हम इसको एक विश्वास के तौर पर मानते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि वेस्टर्न थ्योरी के हिसाब से यदि कोई चीजें मापन नहीं हो पाती हैं तो वो सत्य नहीं है अथवा सत्य है। अब पूरा एक मिनट इसको इन चीजों को गहराई से विश्लेषण करना पड़ेगा। और जो कुशल पाल सिंह का केस है डॉक्टर नवीन, वो पूरी तरह से सत्य है। डॉक्टर नवीन, मैं ये चाह रहा हूँ कि पैनल पर और भी लोग मौजूद हैं, और जब हम इस पूरी घटना की बात कर रहे हैं तो पूरा एक परिवार या पूरे लोग किसी बीमारी से पीड़ित नहीं हो सकते, नहीं। या एक शख्स की किसी सोच की वजह से सब लोग प्रभाव, कुछ तो ऐसा रहा होगा, वो दीपक बताएंगे। दीपक इस वक्त प्रमोद शर्मा के साथ मौजूद है, और मैं आपको बता दूं कि पूरी डिबेट के दौरान वो पूरा परिवार बना हुआ है, देख रहा है। तो प्रमोद, मैं चाहूंगा प्रमोद जी से आप दीपक ये जाने कि अभी इन लोगों को सुन रहे थे, कई सवाल उठ रहे हैं, कई शंकाएं उठ रही हैं, उस पर कुछ कहना चाहते हैं प्रमोद जी? प्रमोद जी हमारे साथ है। प्रमोद जी, अभी जो डिबेट चल रहा है लगातार 1 घंटे से, उस पर सभी जो विश्लेषक बैठे हैं उनका ये कहना है कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये आपका वहम है या किस तरह की, तो आप इसको कैसे साबित करेंगे, क्योंकि कई सवाल उठ खड़े हुए हैं आपके ऊपर? जी सर, सबसे पहले बात यह है कि जिस टाइम मेरी मौत हुई, मैं एक्सपायर हुआ पानी में गिर के, तो साइकिल का पेडल मेरे पेट में घुस गया। आज भी मेरे वो निशान बना हुआ है, साइकिल का जो पेडल मेरे पेट में घुस गया था। जब पानी में गिरा तो जब हमने ये इस जिंदगी का रूप धारण किया, बॉडी मेरी चेंज हो गई, फिर भी मेरे पेट के अंदर आज भी निशान जीता जागता मौजूद है वो। हाँ जी, और लोगों का ये कहना है कि 2.5 साल का बच्चा बता रहा था बात, और आज 50 साल पे भी बता रहा है। न मैं तब भूला था और न ही आज भूला हूँ। मुझे जैसा उस टाइम याद था वैसा ही मुझे आज भी याद है। बहुत अच्छा।
और ऐसी क्या चीज से आप साबित कर सकते हैं, क्योंकि सवाल एक नहीं है, एक तर्क उन्होंने दिया है दीपक, वो बहुत महत्वपूर्ण, क्या बर्थ मार्क होता है कहानी, किससे कहानी में सुना करते थे। आप देखें तो दीपक, मैं आपको रोकना चाहूंगा दीपक, क्योंकि स्टीवेंसन ने जो बात कही है अपने इस तथ्य को दर्शाने के लिए, उसमें बर्थ मार्क सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है, जिससे कि पुनर्जन्म स्थापित होता है। और बर्थ मार्क एक और वुंड्स, जैसे कोई घाव है पिछले जन्म में और इस जन्म में भी उसका कोई दाग है, या मेडिकल रिकॉर्ड्स, ऐसी चीजें इस तथ्य को स्थापित करती है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, स्वस्थ करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के मनुष्य के शरीर में जो निशान होते हैं, जो कि मेरे पिछले जन्म में जल गया था या यहाँ पर मेरे निशान था, ऐसे कोई निशान नहीं होते हैं शरीर में। वह शरीर होते हैं, शरीर अगर आप ज्योतिषी हैं, अगर आप ज्योतिषी हैं, अगर आप ज्योतिषी हैं, या तो ज्योतिषाचार हैं, संस्कार कर दिया जाता है के अंदर पानी में उसको जो है समाधि दी जाती है, या पृथ्वी में हमारे ऊपर बर्थ मार्क होते हैं। और अगर जहाँ जिस पार्ट में शनि राहु का प्रभाव होता है, वहाँ बर्थ मार्क दिखाई देते हैं। और ये ज्योतिषाचार्य मेरी बगल में बैठे, पुराण के या तो आप ज्योतिष को गलत घोषित करिए, या आप बाल घात का, हम आपकी बात को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते शास्त्री जी आपकी बात को। कर्म होते हैं, आपकी बात को हम रिजेक्ट करते हैं सिरे से। ज्योतिष के अंदर और सामुद्रिक शास्त्र के अंदर पुलिंदो रोगवान भवे के बारे में जानकारी मिलती पुलिंद है। नामक रोग से व्यथित होता है। शरीर होते हैं या चोट लगने के तरीका कोई निशान शरीर में नहीं होता। ये मात्र समाज को गुमराह किया जा रहा है। और मैं कहता हूँ, सुनिए मेरी बात प्रवीण जी, मैं ये कह रहा हूँ इस व्यक्ति के ऊपर FIR होनी चाहिए। ये देखिए, ये गलत इस व्यक्ति के ऊपर FIR होनी चाहिए। समाज को गुमराह किया जा रहा है। शास्त्री, मुझे लगता है शरीर में कोई निशान नहीं होते हैं, गुमराह किया जा रहा है समाज को। बेनीवाल जी, क्या होता है, कोई निशान नहीं होते। देखिए प्रवीण जी, देखिए पिछले जन्म के चोट लगने का शास्त्री की बात कर रहा है, समझ लीजिए। देखिए जन्म जब होता है ना, जन्म जब होता है, जब माँ के गर्भ, देखिए जन्म की बात हो रही है यहाँ पे, जन्म की बात होती है। शास्त्री जी, आप सुनेंगे, डिबेट चल रहा है, आप सुनेंगे। मैं बहुत खेद के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी मेहमान हैं वो सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं। तार्किक एक महत्वपूर्ण उन्होंने मुद्दा रखा, उत्कर्ष। प्रवीण जी, एक बात मुझे दीपक कुछ कह रहे हैं। जी 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 दीपक। प्रवीण जी, अगर ये चाहते हैं कि प्रमोद जी चाहते हैं कि अगर जो निशान उनके पास है वो दिखाना कर अपने को साबित करना चाहते हैं कि वो वाकई में पुनर्जन्म में कुशल पाल चौहान थे। मैं उत्कर्ष के पास जाना चाहूंगा। उत्कर्ष, क्या मैनपुरी में जो परिवार है कुशल पाल जी का, उन्होंने इस तरह के कुछ मार्क्स की पुष्टि की थी, या और जो चीजें थी, कुछ नामों को जानने के अलावा, चीजों को जानने के अलावा और कौन सी बातें थी जिनसे उन्होंने पुष्ट किया कि यही कुशल पाल सिंह है जो अब प्रमोद है? बिल्कुल, ये सवाल भी पूछा जाए, क्या बातों को, मतलब कुछ नामों को पहचानने के अलावा, कुछ लोगों को पहचानने के अलावा कोई और ऐसा आपके पास तथ्य है जिससे आप कह सकें कि कुशल पाल जी ही जो प्रमोद अब हैं वो कुशल पाल ही थे? नहीं, ये तो बिल्कुल सत्य है कि जब जैसे ही घर से बाहर काफ़ी SDM वगैरह, तहसीलदार, सभी ऑफिसर्स बैठे हुए थे बाहर, जब बुलाया गया उनको कि आप बुलाइए उनको, जब उनको बाहर बुलाया गया तो बाहर आते ही उनसे पूछा कि आपसे छोटे वाले भाई का क्या नाम है? तो उन्होंने कहा चंद्रपाल सिंह। उन्होंने तुरंत कहा कौन से हैं? ये हैं। और इनसे छोटे वाले क्या नाम है? रक्षपाल सिंह। वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा देखो वो पीछे खड़े हुए रो रहे हैं। तो उनसे उन्होंने कहा ये जो रो रहा है ये मेरा छोटा भाई है। तो उन्होंने सबको पहचाना। पर पहचान के अलावा कोई ऐसी बात रही जिससे आप कह सकें कि आपको एक मार्क की बात कर रहे हैं, उनको पैडल का मार्क लगा था, ये भी उत्कर्ष वो बता रहे हैं। का बच्चा जो मतलब अपने भाइयों को ये वो बता रहे हैं कि जब वो गिरे थे, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनको पैडल लगा था पेट में, तो क्या उनकी बॉडी में ऐसा कुछ था? बिल्कुल था, चोट थी। चलिए, कहानी के कई पहलू हमारे सामने आए हैं। सीधे CB देवगन साहब, अगर स्वीकार ना किया जाए तो क्या पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए, या पूरी तरह से खारिज करने में भी एक शंका रखनी चाहिए हमको? एक ऐसा डोमेन है जहां पर अभी तो पूरी तरह काम नहीं हुआ, लेकिन जितने भी आपको साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, उसकी वजह से जो आपके लिए आंसर आता है वो अभी बिल्कुल नेगेटिव है। मेरे को एक चीज़ और पता करनी थी या पूछनी थी
जितने भी केसेस आपने देखे होंगे उसमें या तो जो मर्द मरेगा तो मर्द के रूप में ही पैदा होता है और नारी अगर मृत्यु होती तो नारी के रूप में पैदा होती है। ये अगर आत्मा इसमें भेदभाव नहीं, ये तो सवाल हमेशा आते रहेंगे। पिछली दफा ये हुआ था कि देवेंद्र साहब आपने कहा था कि एक बच्चा है, आज एक 50 साल का आदमी बैठा है, तब भी ये प्रश्न बना हुआ है। आपने कहा था कोई बुजुर्ग क्यों नहीं सामने आता है, कोई बड़ा आदमी सामने क्यों नहीं आता, बच्चे क्यों सामने। तो खैर इस तरह के सवाल आते रहेंगे और इसीलिए ये चर्चा का और ऐसा चर्चा का विषय ये बना रहेगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि पुनर्जन्म एक अनसुलझी गुत्थी है जिसके ऊपर अब भी बहस चल रही है और ये बहस हो सकता है आने वाले समय में तब तक बरकरार रहे जब तक वैज्ञानिक तौर पर हम इसके कोई साक्ष्य नहीं जुटा लेते हैं या इसको तौल नहीं लेते हैं विज्ञान की कसौटी पर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत